Okay. Hello everyone. Welcome to Exam Success Mantra. Myself Sonali Bharadwaj. Guys, आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 8th क्लास की हिस्ट्री जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी थी. बीच में काफ़ी गैप आ गया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट अब से जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी. तो स्टार्ट करते हैं. आज हम अपना लेसन नंबर 2. देखिए, इस लेसन में हमने फर्स्ट लेसन में पहले पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कि किस तरीके से जब वो यहाँ पर आई थी तो उसने किस तरह से अभिलेख जो हैं जो इकट्ठे किए थे, जो हमारी जनगणना थी वो शुरुआत करी थी उन्होंने. तो ये चीजें हमने पढ़ी थी. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 में व्यापार से साम्राज्य तक. जैसे ही आप लोगों को चैप्टर के टॉपिक के बारे में पता चलता है, आपको इससे क्लियर हो जाता है कि जो व्यापार से साम्राज्य तक, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी तो किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया. तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली उसी चीज के बारे में है. यहाँ पर कौन कौन सी जो कंपनियां थी वो आई थी, पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, कब आई थी, किस उद्देश्य को लेकर आई थी, और किस तरीके से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य स्थापित किया. इसके अंदर हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट. सेकेंडली हम टीपू सुल्तान के बारे में भी पढ़ेंगे, प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 2. तो जस्ट वेट अ मिनट. तो देखिए गाइस, ये है आप लोगों का लेसन नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक. आखिरी मुगल शासक ये थे औरंगजेब. अगर क्वेश्चन आता है, देखिए चैप्टर के बीच बीच में मैं जैसे आप लोगों को पहले बताती आ रही थी वैसे ही बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे. ठीक है, और किस किस के आने के चांसेस अभी भी हैं. राइट. आखिरी मुगल शासक औरंगजेब. सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल किया. चार्टर था एक, यानी कि उनसे एक इजाजत ली थी वहां की इंग्लैंड की महारानी से. इससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया था. ठीक है, तो किस लिए था वो? एक इजाजतनामा था कि वो अपना व्यापार कर सकें, पूर्व की तरफ से जितने भी वहां पे जो देश हैं उनसे व्यापार कर सके. इस इजाजतनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी उस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती. ओके, इतना क्लियर. तो इस चैप्टर में जितने भी मैंने पॉइंट्स डाले हैं आप लोगों को एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है, इनको पढ़ें, इनफ है. इसी में से ही 100% क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी के, गारंटीड है. नेक्स्ट आता है पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में 1498 में पहली बार भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया. अगर क्वेश्चन आता है कि वास्को द गामा कहाँ के थे, तो वो थे पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल के नाविक थे. ठीक है, नेक्स्ट आता है पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई. क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन आपका, जो अगर आप लास्ट से के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी. तो ये हुई थी हुगली नदी के किनारे, शुरू हुई थी 1651 में. गलत मत करना, अच्छे से पढ़ना. कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना व्यापार चलाते थे. इन व्यापारियों को उस समय फैक्टर कहा जाता था. अब देखिए, इसमें से 3 क्वेश्चन बने थे इस पॉइंट में से, और वो पॉइंट कौन कौन से थे वो आप लोगों को बताती. ठीक है, आगे देखिए. इस फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था. अब पहला क्वेश्चन पहली लाइन में से बना था कि इंग्लिश फैक्ट्री जो थी कहां पर स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले कहां पर बनी थी? ये थी हुगली नदी के किनारे, शुरू हुई 1651 में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था फैक्टर किनको कहा जाता था? कंपनी में काम करने वाले जो व्यापारी थे उनको फैक्टर कहा जाता था. और थर्ड क्वेश्चन आपका आ चुका है वेयर हाउस क्या था. ऑप्शन आए थे कि वेयर हाउस किसे कहा गया था, कि जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था. लास्ट से के पेपर उठाकर देखिए, आप लोगों को मोस्टली क्वेश्चन इसी में से, मोस्टली क्या 100% गारंटीड के साथ कह रही हूँ, क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है फरमान.
क्या था फरमान? एक शाही आदेश था जो उस समय राजा महाराजा कहते हैं ना फरमान जारी करते थे, तो वो चीज थी कि एक शाही आदेश जारी किया जाता था जिसको फरमान बोला जाता था। नेक्स्ट है मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान व उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, फर्स्ट है मुर्शीद कुली खान, सेकंड अली वर्दी खान और थर्ड था सिराजुद्दौला। लाइन वाइज याद रखना, बंगाल के अगर नवाब आता है, देखिए सीटेट में कोई भी लाइन है उठ के कुछ भी आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोगों के पढ़ा होता है, घुमा के देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, वो चीज नहीं होनी है। बंगाल के अगर नवाब आता है कि लाइन वाइज बताइए कौन कौन थे, सीरियल वाइज कि पहले कौन आया देन कौन उसके बाद कौन। तो पहले थे मुर्शीद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला। राइट, नेक्स्ट आता है प्लासी की लड़ाई के बारे में, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल में लिखा हुआ है। प्लासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई, जिसका बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी थी। ठीक है, यानी कि मीर जाफर ने उसको धोखा दे दिया था, जिस वजह से वो हार गया था। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की इस जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। एक एक लाइन अच्छे से याद करना, अच्छे से याद करो, समझो। जब मीर कासिम ने कंपनी के इस इशारों पर चलने से मना किया तब बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। ठीक है, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में, तो प्लासी की हुई थी 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला, उसके साथ कौन था? मीर जाफर। उसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, क्यों? क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने मीर जाफर के साथ मिलकर ये मतलब गठबंधन कर लिया था, एक तरीके से अपनी तरफ मिला लिया था उसको, ये कहकर कि अगर वो हारता है तो उसकी जगह पर तुझको गद्दी पे बिठाया जाएगा। राइट, उसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेजों को मीर जाफर से भी दिक्कत होने लगी तो उसको भी बक्सर की लड़ाई में हटा दिया। ठीक है, इतना क्लियर। आगे देखते हैं कंपनी का फैलता शासन। अब कंपनी ने किस तरीके से अपना जो शासन है वो फैलाना शुरू किया। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में अपने रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ये कंपनी के राजनीतिक व व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोपी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। देखिए क्वेश्चन क्या आया था कि सहायक संधि का क्वेश्चन रिपीटेडली आया हुआ है। ठीक है, कि सहायक संधि क्या थी, कि ये एक ऐसी संधि थी जो कि रियासतों पर डाली गई थी, थोपी गई थी। इसके अंदर क्या था, इसके जो बंदोबस्त था, देखिए पूरा देखिए कि इस संधि के अंदर क्या था। जो रियासत इस बंदोबस्त को मानती थी यानी कि सहायक संधि को मानती थी, वो अपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रख सकती थी। ठीक है, उनको किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था? उनको जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, वो अपना खुद की सेना नहीं रख सकती थी अगर वो सहायक संधि को मानती। कोई भी रियासत सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। और क्या होता था कि जब कंपनी उसको सुरक्षा देती थी तो जो रियासत थी उसको उस सुरक्षा के बदले में कंपनी को पैसा देना होता था। तो ये थी सहायक संधि। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगर शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट आता है निषेधाज्ञा। ठीक है, कि निर्देश अधीनस्थ था दब्बूपन, अधीन रहना, किसी के नीचे दबकर रहना दब्बूपन
ठीक है, कि कोई उसके ऊपर उसको कंट्रोल कर रहा है तो वो अधीनस्था हो जाती है। नेक्स्ट आता है टीपू सुल्तान, इसके बारे में पढ़ते हैं, कई क्वेश्चन आ चुके थे इसमें से भी। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है। 1785 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्होंने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, जिससे अंग्रेजों ने उनको कुचलने की सोची। नेक्स्ट आता है, मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। अब टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी टीपू सुल्तान के साथ, मैसूर के साथ। कब कब हुई थी? 1767 से 69 तक, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। ये याद रखने हैं। डेट याद रखो ना रखो कोई बात नहीं, क्योंकि डेट अभी तक आई नहीं है और मुझे नहीं लगता डेट आएंगी, बट अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी, ये जरूर याद रखना। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता भी मिली। इस युद्ध में सुल्तान मारे गए और मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, जो आखिरी जंग हुई थी उसके अंदर जो राजा था टीपू सुल्तान था, उनकी मृत्यु हुई थी, वो हार गए थे और उसके ऊपर भी सहायक संधि थोपी गई थी। सहायक संधि क्या थी? अभी बताया था कि सहायक संधि थी कि कोई भी रियासत अगर इस संधि को मानती है, उसके ऊपर जबरदस्ती थोपी जाती है, मानती नहीं है लेकिन वो थोप दी जाती है, जो कि ब्रिटिशर्स के अधीन होती है या उनसे कमजोर होती है, उनके ऊपर वो ये संधियां जो थी वो थोप देते थे। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी इस संधि को मानता था, इसको अपनाता था, या रियासत जो उसके ऊपर भी थोपी जाती थी, वो अपनी कोई स्वतंत्र सेनाएं नहीं रख सकते थे। उसके लिए क्या होता था, कंपनी की तरफ से जो सेनाएं हैं वो भेजी जाती थी, सुरक्षा दी जाती थी, और बदले में रियासत जो थी वो कंपनी को पैसा देती थी उस सुरक्षा के बदले में। अगर वो नहीं दे पाती थी तो कंपनी उस इलाके को अपने अधीन कर लेती थी। ये थी सहायक संधि। इसलिए बता रही हूं 2-2 बार, 3-3 बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आया है और गलत होता है बहुत सारे बच्चों का। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडरेंसी। कॉन्फिडरेंसी का मतलब है गठबंधन। नेक्स्ट आता है अंग्रेज और मराठा युद्ध। कब कब हुआ था? पहला युद्ध हुआ था 1781 1781 में। दूसरा युद्ध हुआ था 1803 से लेके 5 तक। तीसरा हुआ था 1817 से लेके 19 तक, 1817 से 1819 तक। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, डेट इतनी डिटेल में नहीं आती है, बट फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में रहे तो अच्छी चीज है। नेक्स्ट है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह थे। ये अलग से मैंने इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि ये क्वेश्चन आया है। कित्तूर की रानी कौन थी? रानी चेन्नम्मा। याद रखना, क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे 100% क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह थे। पंजाब के कौन से थे? महाराजा रणजीत सिंह। और अगर कित्तूर का आता है तो रानी चेन्नम्मा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है विलय नीति, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, कि विलय की नीति क्या थी, किसके द्वारा चलाई थी, इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छे से देखिएगा, डिटेल में मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई। यह इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथों में चली गई। अब देखिए, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसकी लड़ाई, उनकी जो लड़ाई थी अंग्रेजों से किस विषय पर थी? इसी बात पे तो थी, विलय की नीति, क्योंकि उन्होंने जो अपना दत्तक पुत्र जो था, गोद लिया हुआ बेटा जो था, वो उनको गद्दी पे बिठाना चाहती थी। लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि विलय की नीति जो है वो उनके ऊपर थोप दी गई थी कि अगर उनका जो वारिस होगा वो उनका सगा बेटा होना चाहिए, गोद लिया हुआ बेटा नहीं हो। तो यही चीज थी विलय की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और किसने चलाई थी? यह चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। इसके अकॉर्डिंग, दोबारा बता रही हूं, इसके अकॉर्डिंग कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस
नहीं है तो उसकी विरासत, जो उसकी रियासत है, वो हड़प कर ली जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, कौन कौन सी रियासत उसके अंडर आई थी? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी। झांसी तो आप लोगों को याद हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, झांसी की रानी के जो आपका जब पॉइंट ऑफ व्यू मैंने क्लियर किया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो बाकी आप याद कर लीजिएगा ये। नेक्स्ट आता है, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया था कि प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था, ठीक है, कि प्रेसिडेंसी था कि ब्रिटिश इलाकों को मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बांटा गया था जिसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। कौन कौन सी थी? ये क्वेश्चन आ चुका है, दोनों लाइनों में से क्वेश्चन आया। पहला कि प्रेसिडेंसी क्या था, और दूसरा क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी उस समय पे, इंपॉर्टेंट 3, बंगाल, मद्रास और बंबई, ठीक है। व्यापारिक केंद्र नहीं है ये प्रेसिडेंसियां हैं, गलत ना करना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बंगाल, मद्रास और बंबई, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, उसके ऊपर गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। यानी कि गवर्नर के अंडर वो सारी चीजें चलती थी, और गवर्नर किसके प्रति जवाबदेह था? गवर्नर जनरल के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट आता है काजी। काजी का मतलब है एक न्यायाधीश, मुफ्ती, मुस्लिम न्याय समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है, ठीक है। अच्छे से समझ के करिएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट, क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट ये आप लोगों को अच्छे से हो जाएंगे याद। नेक्स्ट आता है धर्मशास्त्र। संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सवार। किनको बोला जाता था? घुड़सवार को। मस्केट, पैदल सिपाहियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक भारी बंदूक। नेक्स्ट है मैचलॉक। अब क्वेश्चन इनमें से 2 बनकर आए थे, अभी तक आए हैं जो, वो बताती हूँ। पहला था मस्केट क्या है, और दूसरा था मैचलॉक किसे कहा गया है। मैचलॉक क्या है? शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, ठीक है, वो मैचलॉक थी। और प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर जिसको कहते हैं कि हम बारूदों का जो इस्तेमाल है, गोला बारूद का इस्तेमाल वो किया जा चुका था, उस समय शुरू हो गया था, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको अच्छे से करिएगा, गलत हो जाता है काफी बच्चों का। क्या था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट? एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। इन 2 को अच्छे से याद करिएगा पॉइंट को। ये मैंने सिर्फ पिछले 2 ही पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस चैप्टर में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे तो जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो बहुत डिटेल में हैं, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है कलेक्टर के कार्य। क्या क्या कार्य थे कलेक्टर के? लगान व कर इकट्ठा करना, कि वो लगान इकट्ठा करता था, कर इकट्ठा करता था, टैक्स, ठीक है। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, कि कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी सहायता से? न्यायाधीश यानी कि जो जज थे, पुलिस थी, उसकी हेल्प के थ्रू, उनकी हेल्प लेकर वहां पर कानून व्यवस्था बनाकर रखना। नेक्स्ट आता है अंग्रेज। अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे, सिपॉय आर्मी कहा जाता था। किसने बोला था? अंग्रेजों ने बोला था अपनी सेना को, जो कि सिपाही से बना है, ठीक है। जब वो बोलते थे तो उनका जो एसेंट है वो सिपॉय इस तरीके से निकलता था, सिपाही की वजह। नेक्स्ट आता है 19वीं सदी की शुरुआत में भाप की तकनीक का आविष्कार हुआ। ये क्वेश्चन पॉइंट उसी चैप्टर में इंक्लूडेड है, अलग से कहीं नहीं लिखे मैंने, ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में भाप की तकनीक का आविष्कार हुआ। तब समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। भाप से चलने वाले जहाजों की यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी गई।
ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि भाप की तकनीक का आविष्कार कब हुआ, 19वीं सदी की शुरुआत में, ठीक है। तो जो समुद्र मार्ग था वो काफी लंबा टाइम जो लगता था वो 6 से 8 महीने का टाइम घटकर 6 से 8 महीने का टाइम रह गया। नेक्स्ट आता है मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित थी। भाई ये जो पॉइंट है ये मैंने आपकी जो लास्ट में जो वर्कशीट दी होती है ना चैप्टर के पीछे, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच होता है, ये होता है, तो ये उसी में से लिया हुआ है, फिलअप है आई थिंक, ठीक है। तो उसी में से है, इसलिए अलग से लिखा है कि मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित थी। कहां पर थी? उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का लेसन नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिए। आप लोगों को 6th 7th की जो बुक है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 8th क्लास की बुक चल रही है। तो लेसन नंबर 2 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी भी लाइव क्लास चल रही है, अगर किसी को पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। सीटेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइस सीटेट की तैयारी करते रहिए। देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। एफबी के ऊपर मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, बहुत सारे पोस्ट देखे हैं जिसमें बताया कि भाई इस डेट तक आ जाएगा, इस तक आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप इसको किसी भी खबर को ट्रू मत मानिए। टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए, अपने जो वेबसाइट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, अपना टाइम टू टाइम उसके ऊपर विजिट करते रहिए, ठीक है। अगर उस पर कोई नोटिफिकेशन आता है वही वैलिड माना जाएगा, किसी दूसरे का वैलिड मत मानिए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चों के मैसेजेस भी आते हैं, तो कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स कल हम करेंगे लेसन नंबर 3। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आते हैं कल दोबारा लाइव। तो बने रहिए, अपनी मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, जितना हो सके उतना अच्छे से करिए। जो क्वेश्चन है आपको बार बार कह रही हूँ, मैंने डिटेल में पॉइंट्स बनाए हैं। आप चाहें तो लास्ट ईयर के पेपर उठाकर इसको कंसल्ट करके देख सकते हैं। अलग एक भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं है, सभी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। आपको पेपर उठाने की जरूरत नहीं होगी, आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी इन वीडियोस को देखते हैं। एंड यस, एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर किसी को पीछे की वीडियोस चाहिए, पहली बात तो वो आप लोग जो मैंने लास्ट वीडियोस जो बनाई हैं अभी तक, वो आप मुझे ग्रुप के ऊपर आपको अवेलेबल है, वो हटाई नहीं गई हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर किसी को ग्रुप में कोई नहीं मिल पाती है, वीडियो नहीं मिल रही है किसी भी चैप्टर की, तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम सक्सेस मंत्रा, इसी चैनल से, इसी नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर जाइए, आपको सारी जो वीडियोस हैं वो डिटेल में आप लोगों को मिल जाएंगी कंप्लीटली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, और कल मिलते हैं लेसन नंबर 3 के साथ, ठीक है।